मैं कैप्टन बाबू पोड़ के डिस्ट्रिक्ट शोलापुर तहसील माड़ा रहने वाला कुरडू इस गांव का हूँ। मेरे अपने जीवन की रहस्यमय कहानी आज मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे नाना और नानी ये बहुत बुज़ुर्ग थे, पुराने थे। तो उनका गांव देहात में उनका गांव छोटा कड़ा शेखो गाँव, तालुका इंदापुर, जिला पुणे। इस गांव में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है कड़ा शेखो गाँव। वो नदी के किनारे, भीमा नदी के किनारे है। जब 1935 में या 1940 में इतना अकाल गिरा हुआ था, जिससे उन्होंने वो गांव छोड़कर पूना डिस्ट्रिक्ट से निकलकर रहने वाला डिस्ट्रिक्ट शोलापुर, तालुका माड़ा, जिला शोलापुर। अच्छा, ओके। मेरा नाम कैप्टन बाबू पोड़ के महा रेजिमेंट से सेवानिवृत्त हूँ। मैं अपने जीवन की एक अद्भुत कहानी या बीती हुई बातों को मैं दोहराने जा रहा हूँ। वह इस प्रकार की है। जब मैं पैदा नहीं हुआ था उसके पहले मेरे नाना और नानी डिस्ट्रिक्ट पुणे, तालुका इंदापुर, गांव कड़ा शेखो गाँव, इस गांव के रहने वाले थे। लेकिन कुछ टाइम में उसी समय एक अकाल हुआ। अकाल और खाने के पीने के लिए वगैरह कुछ नहीं था, इसलिए ने उस गांव को छोड़कर एक 72 का था क्या सर? नहीं, पहले किया, 1935 वाली बात है। 35 तो तकरीबन जो है 1945 की बात, 1945 या 40 की बात है। तो उस अकाल होने की वजह से उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। अब घर पूरा अपना दोनों मियाँ बीवी, जिनका नाम धुंडीवा कोंडीवा पोड़ के और उनके मिसेस का नाम झिंगा भाई धुंडीवा पोड़ के, ये दोनों ने जब शादी होने के बाद ये तुरंत ही अपना गांव छोड़कर एक अपना उपजीविका करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान रवाना हो गए। अब रवाना होते होते वो पहुंच गए हैं कुरवाड़ी नाम के गांव के पास पहुंच गए। एक खेत में था एक बहुत बड़ा अमीर, जिनका नाम है परदेशी, शांतिलाल परदेशी नाम का वहाँ पर एक व्यक्ति था। तो उनके खेत में आने के बाद उन्होंने बोला कि भाई हम लोग ऐसा थोड़ा रहने के लिए जगह देंगे। तो उन्होंने बोला कि मेरे घर के पास या कुएं के पास एक बहुत बड़ी जगह है, वहाँ आप अवसर रह सकते हैं। तो ओपन में अपने दोनों मियाँ बीवी रहने लगे और उसी किसान से, उसी मालिक से उन्होंने अपने थोड़ी सी लकड़ी वगैरह हासिल कर ली। गेहूं का जो है कचरा था वो पूरा इकट्ठा कर लिया और उसके लिए थोड़ी सी नॉर्मल दोनों मियाँ बीवी को सोने के लिए इतनी से अपना और बरसात के बचाव के लिए, धूप से बचाव के लिए एक झोपड़ी से बनाई। उसके बाद में सामने वाला जो मैदान था तो उसमें साफ़ सफाई करके वहाँ पे रहने लगे। तो उन्होंने उस मालिक ने इंक्वायरी की कि आप कहाँ से आ रहे हो, क्यों जा रहे हो। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए हैं, हम छोड़कर इस गांव से आए हो, तो क्या यहाँ पर मुझे कोई मजदूरी मिलेगी। तो उन्होंने बोला ज़रूर मिलेगी। मेरे नाना इतने ईमानदार वफादार इतने थे, तो उस मालिक के घर में, उसी खेती में तकरीबन उसकी जो है ज़मीन नाना नानी के इतने ईमानदार वफादारी का उन्होंने ये दाखला हासिल कर लिया। और उस मालिक ने बोला है कि आप मेरे खेत में साल यानी पूरे साल में नौकरी कर सकते हो क्या। तो उन्होंने बोला ठीक है, मंजूर है। तो उन्होंने बोला कि क्या काम करना होगा। तो उन्होंने बोला है कि खेत में जोतना, उसके बाद में हल चलाना, मेरा एक घोड़ी है, उसके बाद में उसको साफ सफाई करना। और वो इतना अमीर था जिससे उसके खेत में इतनी ज़बरदस्त खेत थी, अगर उनके घोड़े पे अगर कुछ पैसा वगैरह मजदूरी का लेकर जब जाते थे
इस सोमवार से वो बंटवारा करने शुरू कर देते थे। तो अगले इतवार तक वो पैसे की बैग जो है लेकर के चलते थे, पूरा बंटवारा होता था। तब तक ये पीछे पैसे तैयार होता था और दूसरा जो है एक रथ यानी घोड़े की जो गाड़ी थी वो भी तैयार होती थी। तो उस घोड़े का थक कर भाग कर आने के बाद एक हफ्ता का बड़ा चलता था और इतने सब मज़दूरों को पे करते थे। लेकिन घर में जो है पैसा उन्होंने काफ़ी रखा हुआ था, खेती में उन्होंने अपने पास रखा। पगार देने में वो एक हफ्ता लगता था। इतना बड़ा जो है वो अमीर था और उसके पास में खेती बाड़ी वगैरह थी। उस टाइम में ट्रैक्टर वगैरह को कोई ऐसा ज़माना नहीं था, तो हल चलाने के लिए लोहे के हल वगैरह हुआ करता था। अब इतने में उसके खेत में तकरीबन रोज़ के 50 लोग लेडीज़ और जेंट्स इतने काम करते थे। तो उनका जो है पूरा हिसाब किताब रखना, वो शाही अनपढ़ होने के बावजूद भी इतने मज़दूरों का हिसाब रखते थे और कौन कितना अपने काम किया, कौन कितना नहीं काम किया है, उसकी हाज़िरी जो है एक हमारे तरफ मार्केट होता था गुरुवार के दिन। अब उस गुरुवार के जो हिसाब किताब ये नाना नानी रखते थे, नाना नानी रखते थे। वो पत्थर जो है, पत्थर गिन के इसके नाम पे इतना, इतने पत्थर, इसके नाम पर इतना भरा, इतना भरा था। उस टाइम के उनके जो कितने होंगे, हाँ मजदूर कितने होंगे? मजदूरी तकरीबन जो है 25-30 हुआ करते थे, 25-30 हुआ करते थे। और उनके साथ में एक और उनको इंचार्ज बना दिया, मेरे नाना को इंचार्ज बना दिया। जेंट्स का इंचार्ज मेरे नाना थे और लेडीज़ का इंचार्ज जो है कि मेरी नानी हुआ करती थी। उस हालत में इतनी ईमानदारी वफादारी से, इतना उनके पास पैसा होने के बाद, उनका धन दौलत इतने होने के बाद, अनाज का इतना साटा होने के बावजूद भी तो उन्होंने कभी उनसे बिना पूछे हाथ नहीं लगाया, कभी कुछ नहीं किया। और खुला था, कभी लॉक नहीं लगाते, कुछ नहीं। और वो रहते थे सिटी के अंदर। लेकिन मेरा नाना नानी जो है कुएं के पास अपने एक झोपड़पट्टी में रहते थे। वहाँ पर एक कुत्ता था जिसका नाम मोती था। वो पूरे खेत में किसी चोर को या किसी बाहर के लोगों को बिल्कुल आने नहीं देता था। और इसी हिसाब से मेरे नाना नारे आराम के साथ में सोते थे। उसके बाद में उनको वहाँ पर उनके संतान की एक प्राप्ति हो गई और एक उनको तकरीबन जो है 4 लड़के पैदा हो गए उसी इसमें। उसके बाद एक लड़की पैदा हो गई जिसमें ना उनका नाम एक था मारुति धोंडीबा पोड़ के, लक्ष्मण धोंडीबा पोड़ के, गोविंद धोंडीबा पोड़ के, विठल गोविंद पोड़ के, तानोबाई धोंडीबा पोड़ के। इतना उनका परिवार वहाँ हो गए। और यही भी उसी खेत के अंदर ही वो काम करते थे, मजदूरी करते थे। उससे उनको थोड़ा सा इनकम शुरू हो गया। इनकम शुरू होने के बाद में बच्चों को वहाँ पर तो स्कूल वगैरह नहीं था, पढ़े लिखे वगैरह कुछ नहीं है। तो उनके साथ में एक मालिक को एक घोड़ा घुमाने के लिए इतना खेत में जाने के, एक सफ़ेद रंग का बहुत बड़ा घोड़ा था, अच्छा था। तो उसकी मालिश करना, उसको खुराक देना, उसको चना वगैरह जो है वो देना, मालिश करना। तो हमारे सबसे बड़े जो चाचा थे वो उनको करते थे। तो इनकी इतना घोड़ा जो उनसे ये आते आते कितना साल, कौन से साल की आप बता रहे हो? आज ये जो है तकरीबन 1900 तकरीबन बोलना पड़ेगा अभी 35-40, ये कहानी तकरीबन 40 या 48-40 की होगी। अब उनके जो है बच्चे थे छोटे, बड़े से बड़े, छोटे से बड़े हो गए। और उन्होंने जो हमारे चाचा जब 18 साल के हो गए तब उन्होंने बोला ये लड़के को, मतलब ये घोड़ा जो उसके बिना तो रहता नहीं है। और क्योंकि उस घोड़ा अगर कहीं भी अगर गया तो मेरे चाचा के जो है इंतज़ार करता था कि मुझे धुलाए खिलाए। तो मालिक को छोड़ कर के वो हमारे चाचा के पास आके करते थे। तो इनकी मतलब मेरे चाचा की जो है इतना उनका लगाव हुआ था। तो वो लगाव होने की वजह से उन्होंने बोला कि आपका लड़का कितना ईमानदार है, तो उसको मैं बोला एक रेलवे में लगा देता हूँ। तो उस टाइम इंग्रज़ का ज़माना था। तो इंग्रज़ ने बोले कि उन्होंने कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक पानी का जो एक 5 हॉर्स पावर का इंजन था, तो उसमें उन्होंने हैंडल मारना है
और रेलवे स्टेशन में जितना पानी है तो उसको सप्लाई करना, एक बड़ी बड़ी टंकी थी और 2 इंजन थे, उसमें बारी बारी चालू करना पड़ता था। तो उनको रेलवे में सर्विस उनको लगा दिया। फिर दूसरा लड़का वो भी 16-17 साल का हो गया, जिसका नाम लक्ष्मण धोंडीबा पोड़के। इनको भी एक रेलवे वर्कशॉप में एक कारपेंटर का जॉब आया था। तो वो बोला कि मुझे तो कुछ कारपेंटरी का आता नहीं है। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं होता बेटा, उधर जाने के बाद में पढ़ाएंगे। तो उन्होंने वहाँ जाकर कारपेंटरी के भी सीख लिया। और मेरे पिताजी गोविंद धोंडी पोड़के तो ये खेत में ही काम करते थे। तो मालिक ने, परदेसी ने एक दिन मेरे नाना से पूछा कि बोला जो अपने खेती की बगल में एक खेती है, तकरीबन 25 एकड़ ज़मीन है, तो क्या आप उसको हल चला सकते हो? तो बोला कि मैं सोच कर बताऊँगा। उसी हालत में एक भुजंग एकनाथ जोशी नाम के एक व्यक्ति हैं, उनकी ज़मीन थी और वो दत्त मंदिर के पुजारी थे। उनको खेती बड़ा उनके में इंटरेस्ट नहीं था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं बात करता हूँ। उन्होंने जाकर बात वगैरह कर ली और वो ज़मीन पूरा नापिक थी, उसमें कुछ भी नहीं आता था। एक तकरीबन 4-5 बैग भी नहीं होता था और उसे हल चला नहीं जाता था। तब उसने क्या कर दिया, वो मालिक से बोला कि भाई ठीक है, अगर ये कोई करता है तो देख लो। तो उसी समय में उस मालिक ने, परदेसी ने बोला कि वैसा धोंडीबा कि आप ऐसा करो कि आपका जो नंबर 3 का बच्चा जो है उसको ऐसा करो कि आप उनको खेती करने का। तो बोला कि मेरे बैल भी ले लो, उसके बाद में हल भी ले लो, और मेरे जो खेत में काम करने के लिए आते हैं तो आप उनको इस्तेमाल भी कर सकते हो। उसी समय नाना को मेरा बहुत बड़ी खुशी हो गई और मेरे पिताजी से पूछा कि आप ये खेती कर सकते हो? तो बोला मैं ज़रूर करूँगा। तो उन्होंने 25 एकड़ में उन्हीं के सब औजार, बैल, उसके बाद में हथियार जितने भी इस्तेमाल करते थे करना शुरू कर दिया। तो पहले साल में मेरे पिताजी ने हमको बता दिया है कि 25 एकड़ में 40 क्विंटल ज्वार, गेहूँ इतना निकाल दिया। अब मेरे से ये ज़मीन तो क्षीर सागर की है, तो उन्होंने बोला कि आप इस ज़मीन में से जो भी आपका है तो उसको बेच लो, हमें इसमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो उन्होंने पहले से सौदा किया था, आप इसको कर सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट का जो एक खेत का जो मुआवजा होता है वह भरते जाओ। तो मेरे नाना क्या करते थे कि हाँ, तो मुआवजा जो है वो भरते थे और वो 7/12 में पटवारी जो है उसको नोंद करते थे, उसको लिखा जाता था। और वो जो उसकी जो रसीद थी, उसी रसीद में मेरे नाना का नाम वगैरह आ जाता था। ऐसे उसी हालत में उस मालिक ने बोला कि यार तेरे को एक मैं बात बता देता हूँ, आप इतने अगर मान लो 10-20 साल हो गए आप इतना कर रहे हो, तो एक रूल निकला हुआ है, एक जिसको कूल कायदा बोलते हैं, जो जिस जगह में रहेंगे या जो मशक्क़त करेगा वो खेती उसकी। अगर जहाँ मकान बनाया हुआ है, अगर वो 10-20 साल से अगर कंटिन्यू रह रहा है तो वो भी ज़मीन उसकी। ऐसा गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला। उसी हालत में उन्होंने अंग्रेजी के टाइम पे हाँ, तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो कि मैं वकील से बात कर लेता हूँ। वकील से बात करने के लिए वो गए और उन्होंने बोला कि ठीक है, उनका जो नाम वगैरह ले लो। तो अभी कौन जाएगा तहसील के लिए, कोर्ट कचहरी करेगा। उस हालत में मेरे नाना को पूछा कि भाई आपके नाम पर मैं कर देता हूँ, लेकिन आपको कोर्ट में। तो उन्होंने उसे समय में जो है इतना घबरा के इतना पसीना हुआ, उसके बाद में हाँ नाना जी को, और उसके बाद में बोला कि मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा, वकील के रहना पड़ेगा। वो पुलिस नाम की चीज़ वो कभी देखी नहीं थी, तो पुलिस को डरते थे, वकील से डरते थे, और से भीड़ भाड़ में कभी नहीं जाते थे। और उन्होंने अब एक नॉर्मल ऐसा धोती, उसके बाद बंटी या ऐसा फेटा, इसी पर इस दौरान जिसकी जगह थी उसका कोई ये नहीं था कि उसने ही कहा था कि आप भी कर लो? नहीं, उसने क्या प्रॉपर जाकर पूछा था कि आप उसको कर लो। तो जब उन्होंने बोला कि यार ऐसा कानून निकला हुआ है तो आप सबको मैं एक वकील दे देता हूँ, और वकील देने के बाद में तो उन्होंने क्या करते, एक वकील दे करके उनके नाम पे नोटिस भेजा। अब नोटिस भेजा कैसे भेजेंगे? तो उन्होंने बोला कौन भेजेगा, किसके तरफ से भेजेंगे? तो नाना इतने घबरे हुए थे, उसका पसीना हुआ था, वो उनको बुखार आ गया, बहुत तेज़ बुखार आ गया।
अब तो बुखार आने की वजह से फिर नानी वगैरह डरने लगे, बोले कि ये क्या हुआ। तो उसके बच्चे भी थोड़े से डरने लगे, अभी क्या हुआ कैसे होगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। तो मेरे पिताजी गोविंद ढूंढी पोल के, इनको बोला कैसा बेटे के नाम पर देख लो, तो बेटे के नाम पर कर लो। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं करता हूँ। वो मेरे पिताजी जो है थोड़ा सा निर्भीड़ थे, डरने वाली नहीं थे। बोला कुछ नहीं, अगर मेरे को कहीं पे खड़ा कर दो मैं जा कर के। तो फिर वो नोटिस जो है उनको भेजी गई और वो कोर्ट केस में दाखिल कर दिया। वो कोर्ट में दाखिल करने के बाद फिर शुरू हो गया। अब कई दिनों से अच्छा चलता रहा, आज नहीं कल नहीं करते। तो वो ज़मीन पर हमारा जो कंट्रोल वहाँ पर रहा, तो तबाह जो था हमारा था। तो हम लोगों ने 25 एकड़ वो ज़मीन कर देते। उन्होंने बोला कि भाई ऐसा करो, आप उस खेती में अपना एक मकान बना लो, अब यहाँ से उसको खाली कर दो, और आपने जो मकान है तो उन्होंने अपने तरफ से जो खेत में तकरीबन 50 टीन जो 16 बाई 3.5 फीट के 50 सीट उन्होंने दे दिए, और खेत में अपना एक मकान बनाया। और मकान के लिए वहाँ पे 3 रूम, उसके बाद में बाथरूम, नहाने के लिए लेडीज़ के लिए, और उन्होंने अपना बंदोबस्त वगैरह कर लिया। तो फिर उन्होंने बकरी भी खरीदी, उसके बाद में भैंस भी खरीदी, उसके बाद 2 बैल भी खरीदे, बड़े अच्छे थे। और वो मालिक ने हम लोगों सबको उनको दे दिया। तो बोला भाई इतना, नाना नानी है तो? हाँ नाना नानी तब तक है, तब तो कोई ये जानवर का, तो वो जानवर का फिर उस खेत में गोबर मिलने लगा। इसके अलावा लेडीज़ उधर आती थी, उनका भी आने लगा। फिर यहाँ पे जो काफ़ी अनाज होने तो उसको बेचकर उनके पास पैसा आने लगा। अब उस हालत में 2 चाचा थे, तो उनको बोला कि तुम स्कूल में जाओ। तो एक जो चाचा थे वो छोटे थे, तो उन्होंने बोला कि मैं तो नहीं पढ़ना है। तो नंबर 2 के थे, तो बोला कि मैं पढ़ लेता हूँ। तो पढ़ने के बाद उसने वह 3-4 क्लास पढ़े, उन्होंने वह छोड़ के अपने रेलवे में वो पिता ऑलरेडी लगे हुए थे। आप उस मकान में ये चारों रहते हुए फिर एक एक करके बारी बारी उनका पर एक चाचे का शादी हुआ। उसके बाद में उन्होंने जो अपने बहन की जो एक बेटी थी, तो उनके साथ में उनके आपस में तालमेल करके ज़्यादा पैसा नहीं खर्चे होते, अपने आपस में शादी करा लिए। और फिर मेरे पिताजी उसके बाद में 3 साल के बाद में शादी कर रहे। वो भी गरीब देहात की थी, और उनसे भी वो भी कोई, मेरी माता जो है अनपढ़ थी, वो भी पढ़ी लिखी नहीं थी। अब उस हालत में छोटे 2 भाई रह गए। अब छोटे 2 भाई के लिए कोई लड़की देने के लिए तैयार नहीं है। तो बोला कि ये अच्छे जगह पर मालिक का उनका सपोर्ट है, और हम लोग इतने लंबे से तो लड़कियां नहीं देंगे। काफ़ी लड़के से दूर से लड़की आती थी, लेकिन वो हमारे से तालमेल नहीं खाया उनको। लास्ट में उन दोनों की कैसी न कैसी शादी वगैरह कर ली। अब उस हालत में ऐसा हुआ कि 1975 की बात है, 65 की बात है। अब उस हालत में कोर्ट ने ये डिसीजन दे दिया कि ये ज़मीन जो है गोविंद ढोंडे पोल के इनको दी जाती है। तो तहसीलदार ने इतना बड़ा डिसीजन देने के बाद में वो पूरी ज़मीन हमारे नाम पे हो गई, और उनको नील बटा नील किया। अब उन्होंने फिर दोबारा कोर्ट में दाखिल कर दिया कि भाई अगर 25 एकड़ ज़मीन हमारी है, और उन्होंने ये कहा कि भाई हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारे जो मंदिर का मैं ज़रूर पुजारी हूँ, लेकिन इसमें कोई आमदनी नहीं है। मेरे भी 2 बच्चे हैं, एक लड़की है, वो कहाँ से कैसे। तो गवर्नमेंट की बात, उन्होंने डिसीजन ले लिया, अच्छा अब ऐसा करेंगे, फिर आधा ज़मीन उनको दो और उनका आधा ज़मीन जो है इनके दे दो। ये है 75-76 की बात है। और ऐसी ज़मीन उनको वो मिलती गई। लास्ट में वो ज़मीन में उसको भाई का आपस में नहीं पटने के कारण जो है सब अपने बीवियों को लेकर अलग अलग जगह पर गए, अलग अलग जगह चले। तो रहे मेरे एक बड़े चाचा रहे, और साथ में एक हमारे पिताजी रहने लगे। अब ये 76 के बाद तक पहुंचने तक जो है हम लोग भी उसमें फिर भी हमारा जन्म हुआ। अब शुरू हाँ नहीं, लेकिन अभी वो टाइम के बारे में थोड़ा सा बताओ कि क्या कैसा समाज था। अब ये आप बता रहे हो जो साहूकार था, ये तो
उच्च जाति का साहूकार होगा, है ना, वहाँ का पाटिल वाटिल होगा, उसका कैसा बिहेवियर था या वो अच्छा था? वो जालना डिस्ट्रिक्ट के थे। वो जो साहूकार था जालना डिस्ट्रिक्ट का था। उन्होंने भी अपना गांव छोड़ करके यहाँ पर खेती बाड़ी वगैरह के लिए वहाँ पर सस्ती थी, इसलिए इधर वो आया था। लेकिन बड़ा धनवान था और तकरीबन डिस्ट्रिक्ट लेवल में या तहसील लेवल में जहाँ देखो उनका सब किराए से मकान थे। 50 पैसे में, 1 रुपये में, 50 पैसे 1 रुपये में, ऐसे बड़े बड़े मकान उन्होंने बनाए थे। पहले वार्ड सिस्टम। हाँ, वार्ड सिस्टम थे, उसमें वो रहते थे वो। तो आपका जो जन्म हुआ, अच्छा, फिर फाइनली आपको कितना एकड़ जमीन? तो फाइनली मुझे जो है कि 12.5 एकड़ की हमें ज़मीन मिली। पिताजी को? हाँ, पिताजी को मिली, लेकिन जिसमें अनाज उगता नहीं था, ऐसे मतलब नापिक ऐसी करके गवर्नमेंट ने बोला कि कि पहला जो हिस्सा है जिसकी ज़मीन है वो उठाएगा, और उसके बाद जहाँ अनाज उगता था, हाँ, जहाँ अनाज उगता था वो पहला मालिक को दिया जाएगा, और उसके बाद में दूसरा जो है। तो उस हालत में हम लोग की फिर हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई। ख़राब होने के बाद में क्यों कि मेरे पिताजी का भी शादी हुआ। शादी होने के बाद तकरीबन हर 2-2 साल के डिस्टेंस के अंदर हमारे 6 भाई और एक बहन का उसमें हमें जन्म हुआ। फिर परिवार हमारा बड़ा हुआ। अब हमारे चाचा भी बोलने लगे कि भाई आपका इतना बड़ा परिवार है और मेरा तो एक ही लड़का है, अब भाई आप अपना अलग से बना के खा लो, उसके बाद हम अपना अलग से खा लेंगे। अच्छा, दूसरा वहाँ पे बरसात नहीं होती थी। बरसात नहीं होने के बाद में कोई कुआं नहीं था, कुएं के पानी दे नहीं सकते थे। वो ज़मीन भी होकर भी हमें भी किसी काम की नहीं हुआ करती थी। अब इतना हालत ख़राब हो गया कि हमारे 6 भाई जो है स्कूल में जाना, उनको पढ़ाना, उनको लिखाना। तो जब मैं सर कौन से साल में आपका जन्म हुआ? अच्छा, तो इसी हालत में हम लोग गुजरते रहे थे। तो उसके अंदर जो है सबसे मेरा बड़ा भाई, उसके बाद में एक उसका छोटा भाई, उसी के बाद नंबर 2 का भाई, और मैं नंबर 3 का हूँ। तो मेरा जन्म जो है 1950 में हुआ, और 50 में होने के बाद तो बड़ी घर में हलचली मची कि वह 3 बच्चे हो गए हैं और इसमें कुछ कंट्रोल किया जाए। तो उस टाइम में तो कोई ऐसा मनोरंजन का साधन वगैरह नहीं था, या कोई ऐसे पिक्चर वगैरह भी नहीं थे, खेत में रहते थे। तो ऐसा करते हैं हमारे माता पिता ने जो है 6 भाई और 1 बहन का इतना बड़ा परिवार वहाँ पर बना लिया। और बनाने के बाद में इतनी कंडीशन ख़राब हो गई, तो एक को अगर मतलब कपड़ा उसमें 1958-59 की बात है, वहाँ पर अकाल बढ़ना शुरू हो गया। इतना वैसे भी कोविड टाइप का। हाँ, तो इतना हालत ख़राब हो गया। तो उसी समय में हमने सोचा कि अभी क्या किया जाए। तो हम लोग को तो स्कूल में तो डालने से बड़े भाई को रहे। तो पिताजी जो है बोलने लगे कि भाई अब इसको बड़े को डाल दो। तो बोला कि वो भी मुझे नहीं पढ़ना है। वो भी रोते कैसे न कैसे तो 7 क्लास तक पढ़ा। अच्छा, दूसरा भाई जो है एकदम बचपन की कुछ यादें हैं? हाँ, जरूर है। तो मैं जब मैं पैदा हुआ 1950 में जब पैदा हुआ, तो चाची और मेरी माँ ये दोनों हम लोग ये साथ ही रहते थे, लेकिन अलग अलग रहते थे। तो उनको भी लड़का हुआ और मेरे माँ को भी लड़का हुआ। तो हम दोनों भाई थे। तो वो चचेरा भाई और हम जब बचपन में थे, उस भाई का और मेरा तकरीबन 9 दिन का फासला था। तो हम लोग चाची और माँ बोलते थे कि भाई एक ही झूला था, उसके बाद एक झूलाने वाला एक ही था। तो हम लोग आपस में लड़ाई झगड़ा भी बचपन में करते थे। तो मैं इतना स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो थोड़ा सा दुबला पतला था। तो बड़ी हंसी मजाक से टाइम निकालते थे। देखो छोटा बच्चे कैसे खेल रहे हैं, कैसे नहीं खेल रहे हैं। तो हम लोग थोड़े से बड़े हो गए। फिर एक चाची थी, वो जो चाचे ने फिर दोनों बच्चों को अगर माँ चले गई कहीं खेत में जाती थी
कई खेत में जाने के बाद में जानवर को अनाज लाते थे, काफ़ी ढूंढ ढूंढ के जानवर के, जानवर को भूखा भी नहीं रखना। और मेरे पिताजी की ऐसी आदत थी, जब तक जानवर पेट नहीं भरेंगे तब तक जो है कि मेरे पिताजी बिल्कुल खाना नहीं खाते थे। तो मेरे नाना नानी बोलते थे कि भाई क्यों खाना नहीं खा रहा है? तो मेरे जानवर भूखे हैं, उसके बाद अकाल पड़ा हुआ है, जानवर को कुछ नहीं है, जानवर तो बोल नहीं सकता है। और इन जानवर को जब तक नहीं, तो फिर मेरी दो चाची, उसके बाद में दूसरी मेरी माँ, ये दोनों खेत से तकरीबन 5 किलोमीटर जा कर के बड़े खेत में से घास वगैरह ढूंढकर आ जाते थे। अब उस हालत में जब मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया, और बड़ा होने से 3-4 साल का हो गया था, तो हमारे माता से बातों करते करते वो बोलती थी कि बेटा तू बड़ा भाग्यवान तो नहीं है, लेकिन मेरे माँ जब प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी के टाइम पर था, तो एक जगह पे खेत में 3 किलोमीटर वहाँ पे जानवर को घास लाने के लिए गई। अब घास लेने के लिए जाए तो वहाँ पर ही जंगल के अंदर ही डिलीवरी हो गई। अब डिलीवरी हो गई तो एक चाची थी और वो दोनों ही थे। तो ऐसे हालत में आप पैदा होने के टाइम का सीन है? हाँ, मेरे सीन, आप जंगल में पैदा? हाँ, जंगल में पैदा, मैं जंगल में पैदा हुआ। तो मेरी माँ ने बोला है कि भाई ऐसे वहाँ पर पूरे कांटे, उसके बाद में घास फूस, इसमें उसका जन्म हुआ। तब मेरी माँ उस टाइम में चाची ने बोला कि भाई बेहोश हो गए। अब बेहोश होने के बाद में अभी उसको भी डर लगने लगा कि भाई डिलीवरी तो हो गई, लड़का भी है, लड़का भी चिल्ला रहा है। तो उस घास में उन्होंने अच्छी तरह से साफ कर तो नहीं कर पाए, तो एक झोली में एक पल्लू फाड़ दिया और साड़ी फाड़ दी, और आधे साड़ी में वो लपेट लिया, और लपेट करके उन्होंने क्या कर दिया, पेट केबल जब उसको मेरे को जो है वहाँ उन्होंने ले लिया। लेकिन मेरी माँ इतनी बेहोश थी, उसके बाद उठने के बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी डिलीवरी मेरा ठीक है, लेकिन जानवर को घास लेके जाना ज़रूरी है। तो जितना घास था, वो घास का बंडल आपने देखा होगा कि हरा पूरा बंडल जो है, और वो घास को, सूखा घास वगैरह ले करके मेरे माताजी ने छाती पे मुझे बांध करके और सर के ऊपर जानवर का घास लेते हुए वो घर में पहुंची। तो मैं चाची बोल रही थी, तो वहाँ से जब रोना शुरू कर दिया, तो घर वाले ने बोला कि नानी आई, और दौड़ते दौड़ते अगर क्या हुआ, तो उसने वो सर के ऊपर के गठड़ी जो है वो ले लिया, अपनी इसमें ले लिया, अब घर में ले कर गए, और मुझे अच्छी तरह से बोलते हैं कि भाई आपको अच्छी तरह से साफ सफाई किया। अब माँ मेरे को ऐसी जब स्टोरी बताती थी, पता नहीं कि वो सोच रही थी कि भाई ये जंगल में ही पैदा हुआ है, तो पता नहीं भगवान जाने कि ये अपने पास रहेगा नहीं रहेगा। उस टाइम एक बात थी, उन्होंने एक स्टोरी ऐसी सुनाई थी, जबकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एक वहाँ पर एक पिक्चर हुआ था, और उसमें गौतम बुद्ध का जो है उन्होंने वो सीन और स्टोरी सुनी हुई थी। तो उन्होंने बोला कि भगवान जाने क्या हुआ क्या नहीं। तो ये जब मैं बड़ा होकर के मुझे सही बात अगर मुझे कर दिया है कि ये लड़का अगर मान लो कि जंगल में पैदा हुआ, तो ऐसा नहीं कि हमारे हर बात सही हो गई। मैं जंगल में ही पैदा हुआ और नौकरी करने लगा, मैं जंगल में चला गया, और लास्ट में फिर मैं फौज में भी गया। तब जाकर मैं छोटी छोटी बातें जब होते थे तो ऐसी कहानी सुनते थे, लेकिन उसके बाद में जब छोटे से बड़ा हुआ, 2 मिनट, फिर क्या रहा, फिर आगे क्या रहा, कैसे रहा? अच्छा, तो फिर ये छोटे बचपन की बात है, माता पिता जो हैं हमको बाद में बताया, लेकिन अभी बचपन पे मेरे जो अभी कहानी है तो बड़े होने के बाद में। लेकिन जब मेरा 5 साल उम्र हुआ, तो उस टाइम में तो 5 साल होने के बाद में स्कूल में लिया करते थे। तो स्कूल में नज़दीक वाला स्कूल नहीं था, एक तो प्राइवेट स्कूल था और साथ में दूसरा एक था झेड़पे वाला था। अब झेड़पे वाले स्कूल में फीस नहीं होती थी, और प्राइवेट में जो है फ़ी होती थी, तो 50 पैसा होती थी, ज़्यादा नहीं, 50 पैसा से। अब वो 50 फीस के चाचा बोलते थे कि मैं किसी जगह पे फीस तो नहीं भरूँगा, मैं आप लोगों का कपड़ा देता हूँ, ये देता हूँ, खाने के लिए अगर मान लो ये तो वो उसके, लेकिन मैं कपड़ा वगैरह देने के बावजूद भी
आपको फीस में दे नहीं सकता, तो हम लोग को क्या करते हैं, झड़पे में डाला आप जो जिला परिषद में। अब वो उस खेती में से हमारे तकरीबन जो है 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वो स्कूल हुआ करता था। अब पहले फर्स्ट में हम लोग को डालने के बाद में हमारे इंटरव्यू वगैरह का टीचर ने वगैरह, तो मेरे से काफ़ी सवाल जवाब पूछने लगे। तो बोले लड़का कितने साल का है? मैं 5 साल का था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं 11 साल का, इतना हट्टा कट्टा, और उसके बाद में हाइट मेरी अच्छी थी। तो वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि भाई इसका जन्म इतने तारीख को होगा और ये 5 साल का होगा, आप झूठ बोल रहे हो। मेरे चाचा ने बोला झूठ बोलने का कोई सवाल ही नहीं है कि उसका बड़ा भाई जो है इसी झड़पे में पढ़ रहा है, उसने 2-2.5 साल के बाद का वाला ही है, लेकिन इतना हाइटेड कैसा हो सकता है, भाई इतना स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन ऐसे मेरे को एक्सरसाइज वगैरह बचपन में भागना दौड़ना इसकी काफ़ी मेरे को इंटरेस्ट था, इसलिए मेरे बड़े भाई से भी मैं बड़ा लगता था। तो ये छोटा और हम दोनों में पता भी नहीं था। स्कूल जाने से पहले क्या कुछ याद है कि बचपन के दोस्त क्या खेलते थे? क्योंकि 5 साल की उम्र में बच्चा काफी कुछ खेलने कूदने लग जाता है। करेक्ट। कुछ दोस्त होंगे आपके, कुछ याद है? हाँ, मेरे याद है। तो एक उत्तरेश्वर नाम का एक लड़का था, और वो हम लोगों से बोलते थे यार तुम लोग खेलने के लिए नहीं आते, कुछ नहीं आते। अरे हमारे चाचा हमारे बड़े स्ट्रिक्ट है और वो पढ़ने लिखाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो हम लोग ऐसा है कि एक कुश्ती खेलना, वो लोग कुश्ती का बड़ा इंटरेस्टेड था। तो बोले यार कम से कम चाचा जब काम पर जाते तो आप आया करो। तो उसके बाद में मैं कुश्ती खेलने के लिए जाता था उसके बाद। अब कुश्ती खेलने के लिए जाने तो फिर आप जानते हो कि भाई कुश्ती अगर खेलना है तो जो पहलवान जो होता है उसको खारीक चाहिए, बादाम चाहिए, काजू चाहिए, घी चाहिए। तो ऐसी चीज़ें हमारे पास तो है ही नहीं थी। अब खेत में तो ऐसा था क्योंकि चाचा हम लोग को देते नहीं थे। पिताजी हमारे चाचा के अंडर में रहते थे, और चाचा जैसे ही बोलेंगे वैसे ही काम करते थे वो। तो फिर बोला यार ठीक है। फिर हम लोग क्या करते थे हैं, जो जवार के दिन में अगर जवार का अगर ये है अनाज निकलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको भुट्टा बोलते हैं। तो जवार का है वो क्या करते थे हम लोग, ऐसा निकाल के उसके अंदर कच्चा अगर होता है तो उसमें दूध की तरह होता है, वो हम लोग क्या करते थे खेत में से कहीं से निकल करके लाते थे, और उसमें बारीक बारीक और करके उसमें कूटते थे, और दूध समझकर हम लोग वो पीते थे, और उसी से हम लोग एक्सरसाइज करते थे। उसके बाद पेड़ को लटकना, हमारे पास तो कोई ऐसा खेल होते थे उस टाइम? उस टाइम में हमारा कबड्डी हुआ करता था, खो खो हुआ करता था, इसके अलावा रनिंग हुआ करता था, गिलोरी हुआ करता था, इसके अलावा फिर विटू डांडू जिसके मराठी में बोलते हैं वो खेला हुआ था। उसके बाद में लड़कियां हमारे तो उस एरिया में तो बहुत कम ही थी, तो उस टाइम में तो लड़की का तो मैं जिक्र तो करूँगा नहीं। और टायर वाला इसके बाद में जो साइकिल के टायर है वो टायर से खेलना। उसके बाद में वो भी झगड़ा होते थे, अगर चाचा ने कभी एक टायर लाया तो हम लोग 6 थे। उसके बाद खेलते समय हम लोग एक दूसरे को मार पिटाई करते थे। लेकिन हमारे पिताजी इतने स्ट्रिक्ट थे, बहुत ही बड़े स्ट्रिक्ट थे, तो हम लोग को कभी झगड़ा करने वगैरह देते तो किसी को बताते नहीं कि हमारा झगड़ा हुआ, ये हुआ है। अच्छा, इस मतलब बचपन में खेलने के लिए भी खेत में होने की वजह से और जंगल होने की वजह से डर भी लगता था। तो वहाँ पर एक जानवर आते थे और वो बच्चों को उठा कर लेके जाते थे, तो उनके डर के मारे तो हम लोग खेती में ही ज़्यादा जाते नहीं थे। और उसके बाद में अगर जो जाएंगे तो हम लोग ग्रुप में जाते थे, बच्चे भी खेलने के लिए आते थे। इस तरह हम लोग बचपन में खेल वगैरह खेलते थे। अभी बोले कि हम लोग थोड़े से बड़े हुए, गांव एरिया में जाने का मौका नहीं मिला सर? कभी गांव में जाने के लिए हमारे चाचा लोग और पिताजी हमारे कभी नहीं जाने देते थे। क्यों कि अगर मान लो कि हम लोग ऐसा एंगेज करके रखते थे कि सवेरे का अगर मान लो कि सवेरे उठ गया तो तकरीबन 6 बजे तो हमको डंडा लगा के उठा ही देते थे, तुम उठो। अच्छा, उठने के बाद में अपना ब्रश कर दिया, ब्रश करने के बाद में उस समय राख जो होती थी, राख से अपना मुंह वगैरह धो करके अपने जाते थे। तो उन्होंने टूथपेस्ट वगैरह कुछ नहीं, उस टाइम में कोई टूथपेस्ट नहीं, कोई साबुन नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं था। तो हम लोग उस टाइम में तो लाते भी नहीं थे। तो एक खेत के बीच में एक हिंगर नाम का एक एटम होता है, जैसे एक छोटे छोटे नारियल की तरह होते हैं, और उसमें वो काफ़ी खेत में हुआ करते थे दूसरे। तो उधर जा कर के तो बदन को लेने के बाद वो कपड़े उससे धोते थे, साबु का काम करते थे, उसी से हम लोग नहाते थे, वो साबु का काम करते थे। और स्कूल में जब जाना होता था तो
अभी कैसे भाई कपड़े भी नहीं हैं, तो हम लोग बोले कि हम लोग को स्कूल में कपड़े दे दो। उस कपड़े नहीं, बोले जो है उसी पर कपड़े दे दो। पैर में चप्पल नहीं है, फाटे टूटे हैं। तो स्कूल में हम जब एडमिशन करने के लिए वो गए, एडमिशन करने के लिए गए तो उन्होंने बोला कि भाई इसको थोड़ा सा टापटी थोड़ा सा अच्छा बना करके भेजो। बोले ठीक है भेजेंगे। तो चाचा ने बोला कि भाई हमारे पास तो है, हमारी गरीबी है और इनको इतने बच्चे हैं, हमारा परिवार बड़ा है, तो हम लोग को कुछ नहीं, बदन को साबुन नहीं मिलता था, सर धोने के लिए नहीं मिलता था, सर को तेल नहीं मिलता था, पैर में चप्पल नहीं मिलती थी। उसके बाद बड़े मुश्किल से उन्होंने क्या कर दिया, एक खाकी हाफ पैंट और उसके बाद में एक घटिया से घटम किस्म का जिसको गाउठी बोलते हैं, तो सूत का कपड़ा जो पुराना महात्मा गांधी के ज़माने में जो सूत निकालते थे, तो उसी का बना हुआ बड़ा भारी मुलायम कुछ है नहीं। तो ऐसा मतलब जिसका डाउन कलर का, तो ना सफ़ेद है ना साला कोई ब्राउन है ना कोई मैला है, ऐसे मीडियम साइज़ का वो शर्ट मिलता था। तो उसमें हम लोग अब उसको स्कूल में हम लोग को डाल, तो फिर टीचर हम लोग को बोलते थे अगर भाई अच्छा कपड़ा पहनना है, तेल लगाना है, उसके बाद में बाल घुमाने हैं, अब क्या करेंगे। तो टीचर को तो इस प्रकार की बात है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है अभी क्या करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, स्कूल में जाते समय सर वो जो आपके टीचर थे जो आपको ले नहीं रहे थे, बोल रहे थे कि ये तो 11 साल का लड़का है और आप तो 5 साल के थे, वो क्या था सर? अच्छा, तो मेरे हाइटेड होने की वजह से और जो बच्चे बाकी थे छोटे छोटे थे, अब मेरे पीछे अगर बच्चे बैठ जाते तो उनको ब्लैक बोर्ड दिखा रहे, ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा देते, तो मेरे को उठा करके बार पीछे वाले से बेंच पर उसको, हम लोग से डस्ट पे ज़मीन पर बैठते थे, तो दिखाई नहीं देते थे, बोलते उनको हमको ले लिया, बोला भाई हाइटेड है, होता है। तो बच्चे अगर बड़े हो गए तो हम लोग को पीछे जितने हाइटेड वाले थे सब लोग ने पीछे बैठ जाते थे। तो ऐसी हालत में उन्होंने हमने स्कूल में जाते थे तो टीचर है थोड़ा पक्षपात करते थे या जात पात करते थे। तो अच्छा, ये स्कूल में जाने के बाद आपको जाति क्या होती है ये सबका मालूमात पड़ी? जब तक आप स्कूल में नहीं गए तो उस वक्त तक आप गांव में भी नहीं गए थे? नहीं। तो दूसरे लोगों, समाज के लोगों से मिले ही नहीं थे? नहीं। अभी हम लोग खेत में रहने की वजह से खेत में लोग आते थे, काम करते थे, अपना चले जाते थे, तो हमको उनसे कोई मतलब नहीं लेना नहीं। तब जो स्कूल में जब जाने लगा तब जाकर पता है कि भाई उन्होंने पढ़ना शुरू करा दिया है कि भाई ब्राह्मण क्या होता है, मराठा क्या होता है, अस्पृश्य क्या होता है। फिर उन्होंने छोटे छोटे बच्चे थे जिनके घर में उनको समझाया जाता था, हमें तो कुछ नहीं, हम किस कास्ट के हैं क्या है हमें तो कोई मालूम नहीं था। लेकिन स्कूल में जाने के बाद भाई जो हमारे डब्बे वगैरह थे तो बाकियों के डब्बे एक साइड में रखते थे और हम लोगों को जो बाकियों जगह पे दूसरे अदर जात के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, उनको डब्बे अलग रखा करते थे, एक दूसरे के साथ मिला नहीं थे। फिर हम लोग स्कूल में भी बच्चे हमारे साथ में खेलते ही नहीं थे, अगर हम लोग भी रखा गया था तो बिल्कुल लास्ट में जिसमें किसको हम लोग टच भी नहीं कर सकते थे, तो बड़ा दुख लगता था। और स्कूल में जब खेलने कूदने जाते थे वो बच्चे हमको साथ में भी नहीं लेते थे, तो हम लोग अब इंडिविजुअल अपने करते थे। फिर 2-4 लड़के थे तो उसमें हम लोगों ने ऐसे कपड़े के बॉल बनाते थे, उतने में हम 3-4 लड़के अपने खेलते थे। तो बड़ा बुरा लगता था कि भाई कोई बात भी नहीं करता है, हमारे से दोपहर का अगर छुट्टी भी हो गई तो हमारे साथ में कोई खाता भी नहीं है। उसके बाद में हम लोग उसी समय में पानी भी पीने के लिए कोई नहीं होता था, तो हम लोग बॉटल नाम की चीज़ तो अभी भी सुनोगे, तो हम लोग लोटा लेके जाते थे और एक बैग में डाल करके ऐसे कपड़े के बैग बनाए थे, उसमें बना करके वो लेके जाते थे और उसी से हम लोग पानी पीते थे। कहने का तात्पर्य है कि उसी गांव के जो हैंडपंप वगैरह होता था तो बाकी लोग उस हैंडपंप पे जाके पानी पी लेते थे, लेकिन हम लोग को वहाँ पर जो पानी टीचर लोग अगर बोले आप लोग नहीं पानी पीना है, अपना पानी का बंदोबस्त वगैरह, तो हम लोग को बड़ा फील लगता था ये क्या चीज़ है भैया ऐसे। अभी वो भी लड़के हैं, हम भी लड़के हैं, तो टीचर हमको इस प्रकार के क्यों ना। अगर हम लोग को टीचर ने ऐसे एक दिन बात कही कि भाई तुम लोग जो है नीचे वाले जाति के हो, तो हम लोग को बाकी लड़कों को भी वो डंडे से पीटता था, लेकिन हम लोग को डंडा फेंक के मारता था। अच्छा। तो डंडा फेंक के मारता था और वो डंडा अगर हमने उठा कर वो डंडे को वो टच भी नहीं कर पाता। तो इसमें घृणा जो पैदा हो गई थी,
अरे मैं बोले ऐसा भी नहीं किया कि 2 मटके रख दो, एक ये दो? नहीं, उन्होंने कभी नहीं कहा। वो टीचर उत्पात बोलकर एक टीचर थे, तो वो टीचर वो ब्राह्मण समाज के थे, तो उन्होंने ज़्यादा उनके फेवर में हुआ करते थे और हम लोग को बड़ा दुख लगता था, हम लोग घर में अगर बोलते थे। तो पिताजी इधर स्ट्रिक्ट थे तो हम लोग पहली क्लास में पढ़ते थे और चाचा भी हमारे स्ट्रिक्ट थे। तो एक दिन क्या हुआ कि हम लोग थोड़ा सा देर से उठे और देर से उठने के बाद थोड़ा सा लेट हो गए। लेट होने के बाद में हमने सोचा यार अभी तो टीचर तो मारेंगे, बहुत डंडे से पीटेंगे, तो उसके डर के बारे में उसको स्कूल में नहीं गए। अब स्कूल में नहीं जाने के बाद फिर हम लोग एकदम ऐसे को एक डोंबरी टाइप तो वो खेल रहा था, दूसरा एक साधु महाराज था, वो ऐसे एक खील वैसे बिछाए थे और वो खील के ऊपर वो खड़ा होकर के दुनिया को दिखा रहा था। वो शांत आंखें मीट करके खड़ा होता था, उसके उधर बंदर बचाता था, वो तो हम लोग भी उसमें जाकर खड़े हुए। तो हम लोग छोटे थे तो फिर वो टांग के नीचे से जाकर हम लोग आगे बढ़ गए। अब इतने तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम होगा, तो उतने में चाचा जो है किसी काम के लिए या उस मोटर का जो है कोई पार्ट खराब होने की वजह से वो परचेस करने के लिए वो आ रहे थे। बोलते क्या चल रहा है, देखा, जैसे देखा उन्होंने तो ये हमारे 2 बच्चे, एक मेरा बच्चा और बोला कि भाई का लड़का, ये दोनों बैठे। तो हम लोग को दोनों को बुलाया, बुलाने का आवाज़ दिया तो बोले इधर क्या कर रहे हैं, स्कूल नहीं गए? तो हमने बोला स्कूल से लेट हो गए। तो अच्छा बोला ठीक है तुम ऐसा करो घर जाओ। अब घर जाओ बोला। अब घर जाओ बोलने के बाद स्कूल में गए नहीं, तो टीचर के पास गए। टीचर ने बोला कि भाई आपके दोनों तो बच्चे आए ही नहीं हैं। बोले क्यों नहीं आए? तो बोला दे रहो। तो बोला आप लेट होने के बाद आप लेते नहीं? बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर चाचा जो है अपना काम वगैरह छोड़कर शाम के समय 4 बजे 8-4 सवेरे 8 बजे जाते थे, शाम को 4 बजे आते थे। तो 4 बजे आए और तब हम स्कूल में थे। तो डैडी हमारे पिताजी, उसके बाद चाची, मेरी माँ, इनको बताया कि आज बच्चे स्कूल में नहीं गए, तो उनको पूछो कि वह क्यों नहीं गए। तो मेरे पिताजी को बोला कि भाई क्यों नहीं गए, क्या कारण है? तो उन्होंने बोले ऐसे ही हम पर बैठे थे, मैं गया तो अचानक मेरे को ऐसे समय। तो फिर 5 बजे के करीब थे और फिर चाचा ने बोलने के बाद में बोला अच्छा पढ़ते नहीं है क्या, कोई बात नहीं है। तो चलो बोला कि हम लोग ऐसा करते हैं कि पानी में कुएं पर चलते हैं और पानी वहाँ से लेकर आते हैं। तो बोला ठीक है भाई। वहाँ पानी की रस्सी तकरीबन 80-90 फीट की ऐसी लंबी रस्सी थी। तो दोनों जगह फिर चाचा भी आ गए, तो चाचा भी आ गए, फिर उसके बाद मैं भी चला गया, मेरे पिताजी भी चले गए। तो उसने में पहले ज़माने में ऐसा था कि कुएं के ऊपर ऐसे चमड़ी के जो है कुछ ऐसा आइटम होता था, जो जानवर 4 बैल ले करके चलते थे, उसमें पानी निकल के हो जाते थे। हाँ वो मशक था, तो हमारे सर मोट बोलते हैं उसको मराठी में। तो वो जाते थे, तो उसके में ऐसा एक सर्कल था, उसमें एक चक्का लगा हुआ था। तो उसी खेत में 2 लोगों का था, 2 लोगों के 2 चक्के थे। हर उस चक्के के ऊपर उन्होंने क्या कर दिया, हमारे चाचा ने और हमारे पिताजी ने हमारे क्या कर दिया, कमर को रस्सी बांधी, गले को इधर रस्सी बांधी, ऐसे बगल में रस्सी वगैरह बांध दी। और रहने के बाद उसमें से हम लोग को उस रस्सी के सहारे चाचा ने और पिताजी ने मुझे कुएं से ऊपर फेंक दिया। चाचा ने भी उनको ऊपर से कुएं में फेंक दिया, वो पानी के अंदर। अब पानी जो है धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते पानी तक गए। अब हम लोग तैरना भी नहीं आ रहा था, 5 साल के लिए कोई तैरना भी नहीं होता था। अब वो क्या करते, रस्सी से नीचे छोड़ देते थे। देखा कि पैर पानी में डूब गया, करते करते नाक तक जो है पानी जाने तो हम लोग को डुबा देते थे। और उसके बाद में स्कूल जाएगा तो हम लोग बोलते नहीं हम स्कूल जरूर जाएंगे, कभी एब्सेंट होगा कभी नहीं होगा। फिर वो क्या करते, हमारे जोर से छोड़ देते थे। फिर हमारे से क्या नाक में पानी, मुंह में पानी, उसके बाद में कान में पानी, और डरते थे। उसके बाद में सांस फूलता था, अभी लगता था हम लोग तो मर गए, हम तो अभी मरेंगे। तो फिर वो क्या करते, ऊपर लेते थे सांस लेने के लिए। तो सांस लेने के लिए फिर ऊपर करते थे, फिर नाक इतना करते थे। अब बोलते थे अभी स्कूल जाओगे नहीं जाओगे, पढ़ोगे नहीं कभी, अगर नहीं तो इससे के ज़्यादा नहीं तो हम लोग फांसी डाल कर पन्ने में आपको पत्थर के साथ आपकी कमर में पत्थर डालेंगे और नीचे डालेंगे। तो बड़ा सा डर लगता था। उसके माँ चिल्ला रही है, हमारी चाची चिल्ला रही है, नाना चिल्ला रहे, नानी चिल्ला रहे, ऐसा मत करो ऐसा मत करो, बच्चे हैं। तो ऐसा हम लोगों को तकरीबन
ये ड्रामा चलता, आधा घंटे तक चला। हमारे सांस में निकल गए, हाथ पैर फैल गए। फिर लास्ट में बोला कि भाई हम लोग नहीं करते, हमको बचाओ 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 करके फिर उनको ऊपर ले लिया और ले करके माता पिता ने हमें, माँ ने जो है गले पकड़ के बहुत रोई बहुत रोई बहुत रोई, इतना रोई इतना जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो बोला कि नहीं बच्चे के भाई पिताजी बड़े ख़तरनाक है, चाचा भी अपने बड़े ख़तरनाक है। अब ये चीज़ का जो है बाकी छोटे बच्चे भी घर में हैं, छोड़ के भी आए थे, अभी उन्होंने बड़े छोटे बच्चे भी हैं। और फिर नाना नानी बोलने लगे नहीं इतना बच्चे के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, डांटना चाहिए। तो बोला नहीं नहीं हमको ऐसे ही होना चाहिए। और उन्होंने, मेरे चाचा जो थे उन्होंने 4 लोगों में बैठते थे उठते थे, और उनका एजुकेशन का एक महत्व इसलिए पता हुआ था कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ऐसे इसमें थे, टूर पे थे। तो उस टाइम में कुरुराड़ी नाम के गांव में एक लक्ष्मी थिएटर है, तो उस थिएटर में लोगों की एक सभा रखी थी। तो हमारे पिताजी ने और चाचा ने वो अटेंड कर ली थी और उनको वो चले गए थे। अब 16 साल में सुना था, और एजुकेशन के बारे में इतना डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जो है इतना लेक्चरबाजी किया था, इतनी सभा में बताया था कि लोगों का आंखों में पानी आता था कि मैं कैसा पढ़ा हूँ, मैं कैसा लिखा हूँ, मैं भी गरीब था, मैं गरीबी में कैसा पढ़ा कैसे। उन्होंने एक सभा में बोलते थे तो हमारे माता पिता को तो आंखों में से पानी आते थे। बोले जो बाबा साहब इतने अभी डिग्री हासिल की है, 10-10 11-11 डिग्री हासिल कर ली है, जब वो किस तरीके से आगे बढ़े तो हमारे बच्चे भी उसमें कुछ लिखे पढ़े। तब जा कर के उन्होंने एक संघर्ष किया कि नहीं मेरे बच्चे हमें पढ़ने ही चाहिए, किसी भी सूरत में पढ़ना चाहिए। तो हम लोगों को फिर कुएं से बाहर निकाल दिया, घर पे लेकर आ गए, फिर कपड़े बदली कर दिए, और हम लोग ऐसे ही नंगा खड़ा कर दिए, ऐसे ही नंगा। हम लोग को ठंड भी लग रही थी बोलो। और एक ऐसा डंडा था, इमली का डंडा लेकर के हमारे चितौड़ पे मारते थे। तो इतना मारते थे करके हमारी जान भी नहीं जाना चाहिए, लगना भी नहीं चाहिए। एक तरफ से चाचा उनके बच्चों को मारता था, उसके बाद में मेरे पिताजी मेरे को एक तरह में, और फिर जब हमारे बीच में जो माता लोग आते थे तो हमारे वजह से माता ने भी मार खाया। और उसके बाद में नाना नानी आए बीच में, नहीं बोला ऐसा नहीं करें, तो उन्होंने थोड़े से नाना नानी की बात तो मान लिए और मेरे छोड़ने ये बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे सब कुछ करेंगे जिंदाबाद। अब उस हालत में थोड़ा सा बैकग्राउंड थोड़ा सा बदल गया। अब हम लोग को डर भी लगता था, हमारे घर में कोई लाइट भी नहीं है, खेत में कोई लाइट नहीं है, उसके बाद में कोई लालटीन नहीं है। और लाइट आ गई थी उस टाइम? नहीं, लाइट नहीं थी। आपके गांव तक नहीं आई? तो हम लोग क्या करते थे, जो गोबर इकट्ठा करते थे उसमें एक तो रोशनी बनाते थे, अगर नहीं तो एक बत्ती थी, छोटी बत्ती थी बना करके, और एक डब्बा जो घी वाला डब्बा होता है उसमें डाल करके वो रख लेते थे। तो हम लोग भाई जो है उस टाइम में तो हम 3-4 ही थे, तो उसी में रोशनी में हम लोग करते थे। तो एक साइड में माता जी बैठते थे, एक साइड में पिताजी बैठते थे, दूसरी साइड में बच्चों को नहीं मारना चाहिए बोल के एक साइड में नाना नानी वो भी बैठ जाते थे। तो वही बच्चों को नहीं मारना है, बच्चे को तो वो चुप रहते थे। हम लोग पढ़ते थे याद करते थे, उसके बाद टेबल पूरी ज़बानी करते थे, उसके बाद में स्टोरियाँ हम लोग ज़बानी याद करते थे, ताकि टीचर ने जो है शिकायत ना कर ले कि ये बच्चे पढ़ते ही नहीं है, ये हैंडराइटिंग ठीक नहीं। हम लोग हैंडराइटिंग करते रहते थे, हैंडराइटिंग ठीक नहीं बोल करके। तो अक्षर अच्छी आना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ने लायक आना चाहिए। अच्छा, दूसरा हमारे तो पढ़ने के लिए एक उस टाइम में मट्टी का बना हुआ था, उसमें नोटबुक वगैरह कुछ नहीं थे, तो एक ऐसा मट्टी का बना हुआ था, हाँ तख्ता। तो कभी वो टीन का मिलता था, तो कभी वो मट्टी का बना हुआ मिलता था। अगर मट्टी का अगर बनाए तो अगर उन्होंने हमको मट्टी का एक बार बना दिया तो हमारे से खेलते कूदते समय टूट गए। तो टूटने की वजह से हम लोगों को इमली के डंडे से पिटाई किया उन्होंने, क्यों तोड़ा। अब उन्होंने सोचा कि अभी ये तोड़ेंगे फिर दोबारा अभी तोड़ेंगे तो ये तो पैसा वेस्ट होगा, हमारे पास तो है ही नहीं है। फिर उन्होंने सोचा कि चलो इनको टीन का ले लेते हैं, तो टीन का ले लिया। टीन का एक ब्लैक बोर्ड टाइप एक छोटे सा, तो 1 by 1 1 फीट का ऐसा लंबा चौड़ा ऐसा करके वो टीन का ले लिया। अब उसमें हम लोग क्या करते, जो कोयला है वो कोयला स्कूल में आने के बाद में कोयला लेते थे और उसके ऊपर घासते थे, साफ़ सफाई करते थे, और वो हम लोग उस पर लिखते थे ताकि लिखाव जो है पेंसिल नहीं था उस टाइम में, तो सफ़ेद एक चौक की तरह होता था वो मिलता था हमारे साथ, पेन नहीं पेंसिल नहीं कुछ नहीं था।
तो इसमें हम लोग वो क्या किस्सा है कि वो ये रहता था खड़ू नहीं बम्बू का जो है उसमें शाही में ऐसे पूरा के अच्छा वो हाँ हाँ कुछ तो वो क्या किस्सा है जो आप कहते हो कि वो आपको टिफिन भी एक साथ नहीं रखने देते थे, तो टिफिन जो है आप लोग पेड़ पे बांधते थे और कभी कभी कौवा खा जाता था। तो उसमें मैं तो अभी खेत पर आ गया मैं बात के लिए। तो लास्ट में क्या हुआ, स्कूल में इस तरह से हम लोग पढ़ते थे। तो इसी प्रकार हम लोगों ने फर्स्ट क्लास अटेंड किया, सेकंड क्लास अटेंड किया, उसके बाद में थर्ड क्लास अटेंड हुआ। तो घर से काफ़ी लंबाई थी, उसके बाद में बरसात होता था, चिकड़ होता था। तो इस हालत में फिर उन्होंने बोला कि चलो ऐसा करते हैं, अब स्कूल नज़दीक है, जिस स्कूल का नाम है अंतर भारतीय विद्यालय, जिसके संचालक है चंद्रकांत शाह। तो इनसे बात कर लिया, तो बोले ठीक है कोई बात नहीं है, तो वो फीस देने के लिए आगे पीछे हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं, जब भी आपका साल का कोई अनाज होगा या उसमें जब बेचेंगे तब आप उसको दे देना। तब उसी शर्त के ऊपर हमारे चाचा ने, हमारे पिताजी ने हम लोग को अंतर भारतीय विद्यालय में प्रवेश दिलाया। ये वो गांव के नजदीक ही था? गांव के नज़दीक ही था वो। अच्छा। तो तकरीबन 1 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस था। तो हम लोग 2-3 किलोमीटर जाते थे, 3-4 किलोमीटर, तो डिस्टेंस होता 1 किलोमीटर हो गया। तो हम लोग फिर जाने लगे, आने लगे। फिर तीसरी क्लास में होगा टीचर में जैसे हम लोग एंट्री हुआ तो उस क्लास टीचर की शादी हो गई। तो हम लोग को तो दिल लग रहा था कि टीचर बड़ी अच्छी थी, पढ़ाने में थी। फिर अचानक बीच में शादी हो गई और शादी होने के वो भी चले गए। फिर मैं 4 क्लास में गया। तब 4 क्लास में हम लोग यहाँ पे कोई हिंदी नहीं पढ़ाया जाता था, ना इंग्लिश कोई पढ़ाया जाता था। अब 5 क्लास में होने के बाद हमारे तरफ इंग्लिश का ABCD से शुरू हो जाता था उस क्लास में। ताकि अपने बच्चे पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि हमारे चाचा ने जो है अंग्रेज़ के ज़माने में उनके साथ में नौकरी करते थे। तो सोचा कि बच्चों को भी थोड़ा बहुत इंग्लिश आना चाहिए। तो 5 क्लास से हमारा फिर शुरू हो गया। तो इस दौरान कोई दोस्त बने हों? अच्छा, उसी के साथ साथ तो फिर नज़दीक वाले जो है बच्चे स्कूल में आना जाना जो चल रहे, उसमें इसके जैन धर्म से संबंधित रखने वाले, उसके बाद में ब्राह्मण समाज से रखने वाले, मराठा समाज से संबंधित रखने वाले, इसके वाला मोमडिन इसके ताल्लुकात रखने वाले, सब बच्चे अलग अलग किस्म, अलग अलग कास्ट के वहाँ पर मिलने शुरू हो गए। तो तब भी वो हमको टीचर ने जो हम लोग को सबसे लास्ट वाले बेंच, क्योंकि हाई स्कूल था, इस हाई स्कूल में बेंच आता था, तो ज़मीन पर नहीं बैठते थे, तो बेंच आ गए। अब वो हमारी ऐसी स्कूल थी कि जहाँ तकरीबन 5 से लेकर 11 क्लास की ऐसी क्लास थी। ना कोई बिल्डिंग था, ना कोई टीन था, ना कोई ऐसा RCC वाला था। तो बिल्कुल जो हर्र जब बनता है, इस पेड़ से बनी हुई दीवार, उसके बाद में इमली से बने हुए हैं जो पिलर थे, उस लकड़ी से पिलर, और ऊपर से बांस वगैरह के जो थे, यानी जैसे एक गरीब के घर में जैसे एक अपना छोटा सा मकान होता है, इस मकान में लेकिन 30-40 बच्चे बैठेंगे, इस तरह का पूरा स्कूल हमारा तो घास का बना हुआ था, टोटली घास का बना। मतलब वो तुम्हारा प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल 5 से लेकर 11 क्लास तक। हाई स्कूल। हाँ। तो उस वक्त जो SSC होती थी वो 11वीं के लिए होती थी? 11 क्लास की होती थी SSC। SSC 11 क्लास की होती थी, और उसमें 5 से लेकर 11 तक। तो वो क्लास थी, मतलब झोपड़ टाइप में झोपड़ी थी और घास का बना हुआ मकान था। तो उसमें एक साथ में तो हम लोग 5 क्लास में, 6 क्लास में, तो हम लोग को वहाँ पर भी थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा। 5-6 क्लास रहने के बाद हम लोग जो अपना डब्बा वगैरह लेकर जाते थे, तो किसी एक पेड़ को जो है वहाँ से लटका देते हैं। तो भी क्या हम लोग गरीबी होने की वजह से या तो रोटी या चटनी या कोई ऐसी साग सब्जी अगर मिली तो मिलने था लेकर आते थे। तो हमारे डब्बे स्कूल के अंदर नहीं रखा देते थे। तो हम लोग क्या करते थे, बोले कि आपका डब्बा आप लोग कहीं भी अगर
तो हम लोग अगर पेड़ को लटकाते थे और स्कूल में आपको टिफिन स्कूल में ले जाने नहीं देते थे क्लास में? नहीं लेके जाते थे। स्कूल के पानी वाले जो रिसोर्सेस हैं उसमें पानी नहीं पीने देते थे। तो पूरा टाइम जो है स्कूल का आप लोग जो रिसेस होती है उसमें फिर पानी पीने के लिए, टिफिन खाने के लिए वो सब अलग ही जाते थे ना, अलग रहते थे। और इसे वो क्या सीन है वो थोड़ा सा? अच्छा, वो एक ऐसे कपड़े का जो है, जो धोती से बना हुआ या धोती जो पुराने पिताजी के धोती फटी भी पुराने है, उसमें से अपना दो रोटी या एक रोटी जो भी है जैसे है, तो वो बांधने के लिए उसमें से लेते थे। हम लोग पेड़ को लटकाते थे। वो अभी पेड़ को लटकाने के एक दफ़े तकरीबन 11 बजे हम स्कूल में जाने के बाद 1:30 बजे से पहले आना मना था, क्योंकि 40 मिनट का जब पीरियड चलता था, टीचर आपस में बदली होते थे, पीरियड चेंज होता था, कभी मराठी, कभी हिंदी, कभी इंग्लिश, इस तरह टीचर चेंज होते थे। और 1:30 बजे तकरीबन जो है 2 बजे के समय में जो है बीच में इंटरवल हो जाता था। अब इंटरवल के बीच में फिर हम लोग जो है 2-3 लड़के थे, तो अपने समाज से थे, और वो बाकी लोग जो है कि नज़दीक स्कूल घर होने से वो घर में खाने के लिए जाते थे। और जो लंबे रास्ते थे देहात में से अपनी साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे आकर वो अपने अलग से। तो एक दिन की बात है ऐसा कि दुख भरी ऐसा लगता है, आँखों में दर्द भी होता है, मुझे आँखों में पानी भी आता है, क्योंकि उस टाइम सवेरे में कुछ काम की वजह से, खेती बाड़ी में काम करने की वजह से घर में से खाना नहीं खा कर आया था, और दोपहर को तो माँ ने जो है दो रोटी बना के दे दी थी। अब उस हालत में देखा कि मैं 1:30-2 बजे के करीब जो है पेड़ के पर देखा, तो मेरा जो है रोटी जो है कौवे ने उठा कर लेकर गए। अभी कौवे ने उठा कर लेकर देखा कि ऊपर तो मेरा तो डब्बा तो है ही नहीं है। तो उसी हालत में मेरे को किसी ने भी ये नहीं कहा कि चलो आपको कौवे ने लेकर गया, या तो बाकी बोलने लगे नहीं तू यार झूठ बोलता है, या कभी लेकर नहीं गया, तूने डब्बा नहीं लिया होगा, और तो ऐसे झूठ मूठ बोल रहा है और हम लोगों से रोटी मांगने की कोशिश कर रहा है, ये तो तेरे एक आइडिया हो गई। तो इतना सा दिमाग में बात ऐसी चढ़ गई कि बाप रे, तो अगर ये एक जो जानवर की तरह हमारे साथ में लोग बर्ताव कर रहे हैं। तो फिर मैं उस दिन भूखा रहा। उसके बाद में जो घर से पानी लेकर गए थे वही पानी पीकर अपना गुजारा कर लिया। और उसके बाद में ये बात मैंने शाम को अपने, हमारा 5 बजे स्कूल छूटता था, 5 बजे मैंने स्पोर्ट गेम था, स्पोर्ट ये था फुटबॉल गेम था। उस टाइम में मैंने टीचर से कहा कि मैं नहीं खेल पाऊँगा। तो बोले क्यों नहीं खेलेगा? तो मेरे को टीचर ने मेरे को मारा, मतलब क्यों नहीं खेलेगा, फुटबॉल तो इतना हट्टा कट्टा है तो क्यों नहीं खेलेगा। अभी मुझको ये नहीं कह सकता था कि साहब मैं सवेरे से भूखा हूँ, कि वो अपनी गरीबी उनको मैं दिखाना नहीं चाहता था कि मैं कभी ने रोटी लेकर गए। तो ये बाद में उनको जो मैं बोल नहीं पा रहा था कि अगर मेरे को कोई स्टूडेंट झूठ है, कुछ बहानाबाजी करता है, तो मैंने बोला सर ऐसा कुछ नहीं है। तो बोला कि फिर आपने क्या किया? तो मैं पानी पिया, पानी पी कर। बोले किसने खाना के लिए नहीं पूछा? तो बोला है किसी को नहीं पूछा। तो हमारी और 2 क्लास थे, तो क्लास होने के बाद टीचर ने, जो वो क्लास टीचर का एक लास्ट पीरियड था उसमें आए हो, तो उन्होंने बोला यार आज दुखद वाटना है कि आपका एक स्टूडेंट, ये आपका एक भाई है, तो उसको आप लोगों ने खाने तक नहीं पूछा, क्यों उसका खाना जो है कौवे ने लेकर गए, और आप लोगों ने उसको खाना देना चाहिए था, जो उनके साथ में फ्रेंड बैठते हैं। तो उन्होंने अपना थोड़ी सी दो रोटी के लिए, एक आधा रोटी के लिए तो पूछ लेना था। तो बाकी उन्होंने बोला सर ये तो सब हमारे में से कास्ट में तो बैठता नहीं, हम कैसे उनको दे देते। और हमारे माँ बाप ने बोला है कि भाई जो गरीब है, जो अस्पृश्य जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, तो उनके साथ में खाना भी नहीं देना है, खाना बैठना भी नहीं है, खाना भी नहीं है। तो उन्होंने फिर चुप रहे। तो बोला कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर कोई ऐसा भूखा होता है तो उसको देना चाहिए। तो हम लोगों से ऐसा दिल में लगा कि भाई ये क्या चीज़ है ऐसी जो बच्चे भी हो या टीचर भी हो उनके बारे में कोई डिस्कस भी नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो मेरे को मतलब फील होने लगा। उस टाइम में तो मैं तकरीबन 7 क्लास में था, और 7 क्लास में होने की वजह से मेरे को थोड़ा सा समझ में भी आ रहा था कि भाई ये कास्टिज्म क्या है, क्यों करते ऐसे, क्या कारण है। तो उसमें ऐसा सोचा कि नहीं, अभी हम लोग उनके साथ रह करके हम इनको साथ बनना चाहेंगे, ऐसा दिल में थोड़ा आने लगा। तो उसी समय जो एक परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एक विजिट हुआ,
और उसमें सभा थी, उसमें लक्ष्मी थिएटर में कुररोड़ी में। तो पिताजी और पिताजी, माताजी, चाचा, चाची ये सब गए हुए थे। तो उन्होंने उनको भाषण सुना, तो हम स्कूल होने की वजह से हम लोग जा नहीं पाए। तो फिर शाम को आने के बाद बोले कि डॉक्टर बाबा साहब ने ऐसी ऐसी है, भीड़ भड़ाका जो है हम लोगों ने जा कर के उनकी बात ऐसी सुन ली है। तो शाम को जब हम घर गए तो घर में स्टोरी जाकर बताई कि ऐसा ऐसा है। और फिर माँ रोने लगी कि मेरा बच्चा दिन भर जो है कुछ खाना ही खाया, लेकिन फिर भी स्कूल से वापस नहीं आया। क्यों स्कूल से मैं इस वापस नहीं आया कि मेरे को बचपन की याद आ गई कि मेरे पिताजी ने मेरे को जो है एक दिन अपसेंट होने की वजह से मेरे को पानी में डुबा के मेरे के नाक में मुंह में पानी जाने तक मेरे को पिटाई की थी, मेरे को पनिशमेंट दिया था और सज़ा दी थी। और उस सज़ा को आँखों के सामने रखते हुए मैंने घर वालों को भी नहीं बोला कि मैं खाना नहीं खाया। तो माँ को जा कर के मैं उनके पल्लू में अपनी गर्दन डाल के मैं रोता रहा, फूट फूट कर रोता रहा। फिर माँ को बोला क्या बात क्या हो गई? तो बोले ऐसी सी बात है। तो फिर मेरे का जो बासी रोटी वगैरह थी तो उन्होंने मेरे को दे दिया, मैंने खा लिया। तब तक दूसरे भाई भी आ गए, तब तक रोटियाँ पूरी ख़त्म हो गई थी। फिर भाई भी बोलने लगे भाई हमको भी खाना है। पर माँ का आक्रोश शुरू हो गया कि मैं कैसी माँ हूँ, या कैसे हम लोग माता पिता हैं जो कि अपने बच्चों को पेट भर भी खाना नहीं खिला सकते हैं। और स्कूल का जो इतना घृणास्पद होने लगा तो बोला नहीं, ऐसा नहीं, किस टीचर ने बताओ आपको इस तरीके से सिखाया है, किसने पढ़ाया, क्या स्कूल में यही पढ़ाया जाता है? तो हमारे चाचा ने बोला कि नहीं, हम अम्बेडकर के जो है सभा सुन कर आए हैं, तो इस तरीके से जितना आपको संघर्ष करना है उतना कर लीजिए, कर सकते हो। आज नहीं, छोटे बड़े हो जाएंगे, बड़े हो जाकर अपने आप ही करते रहेंगे। तो फिर बाद में 8 क्लास में गया, फिर 9 क्लास में गया। फिर हमारे स्कूल की फीस भी बढ़ती गई, किताब का खर्चा भी बढ़ता गया। और जब मैं 8 क्लास में गया तो टीचर बोलने लगे कि भाई आप जो हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी को नए नए कपड़े होना चाहिए, प्रेस किया होना चाहिए। हमने बोला सर हमारे पास तो है नहीं, जो है वही हम ले गए। तो 15 अगस्त में मैं नया कपड़ा नहीं मिलने की वजह से हमको जो है झंडा वंदन में भी खड़ा नहीं करने दिया, उस स्कूल में से हम लोग को गेट पर ही खड़ा कर दिया। तब ऐसा मुझे लगा कि नहीं, हमने कुछ करना चाहिए, इसके बरखिलाफ या कुछ संघर्ष करना चाहिए, या टीचर के बरखिलाफ ऐसा कुछ करना चाहिए। इस तरह से मेरी बात आ गई। तो फिर किताबें भी नहीं, तो उन्होंने फिर हमको बाहर निकालना। तो एक दिन था, इंग्लिश का पीरियड था और मेरी किताब नहीं थी। 8 क्लास में था और दोपहर को 2:30 बजे के खाना खाने के बाद में क्लास शुरू हो गई। तो क्लास शुरू होने के बाद इंग्लिश का पीरियड था, तो उन्होंने बोला कि भाई इंग्लिश की किताब पढ़ो और इस पन्ना निकालो। तो मैंने बोला सर मेरे पास तो इंग्लिश की किताब है ही नहीं, तो जिसकी वजह से मैं आज मैं स्टडी करने पर। तो बोले खड़ा हो जाओ। खड़ा करके मेरे को स्कूल के बाहर निकाल दिया। आज स्कूल के बाहर निकलने के बाद खिड़की में मैं जाकर मैं इस क्लास को तो छोड़ना नहीं है, पर उन्होंने हमको घर क्लास के बाहर निकाल दिया और मैं खिड़की में जाकर के खड़ा हो गया। और खिड़की में से ऐसे जो लोहे की पट्टियाँ लगाई थी, तो उसमें से चेयर इसमें ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखते हैं और क्या नहीं है, तो उसको मैं सिर्फ ध्यान से सुनता था और देखता था, और साथ ही बाहर बैठ कर के हम लोग लिखते थे। उसी प्रकार हमको तकरीबन 2:30 से 5:30 बजे तक ना किसी टीचर ने हमको अंदर ले लिया, ना हम लोगों को किसी ने अंदर आने के लिए कहा गया। केवल हमारी गरीबी थी, हमारा कंडीशन ख़राब था, जिससे माता पिता हमारे की किताब नहीं दे पाते थे, और उसके बाद नोटबुक्स लेकर नहीं देते थे। और हमारे इस टाइम में तो पेन पेंसिल भी नहीं था। गरीब होने की वजह से हम लोग पेंसिल की कीमत भी नहीं अदा कर सकते थे, पेन से भी नहीं अदा करते थे। ये कौन सी क्लास में हुआ सर? ये क्लास 8 क्लास में। 8 क्लास में, हाँ। तो 8 क्लास में तो हम लोगों ने एक बोरू टाइप होता है जो बम्बू का होता है, जो खेतों में बम्बू होता है, तो उसको बम्बू का एक छोटे उंगली से, आधा उंगली से कितना ऐसा बम्बू के निकाल करके उसको ब्लेड से उसको, जैसा पेन होता है या शाई का पेन होता है, उसमें सिर्फ शाई लेते थे, और शाई भी उसका पानी आधा ऐसा करके तो शाई लेते थे, और उससे से हम लोग लिखते थे, बोरो टाइप में लिखते थे। तो उस बोरो का वाकई में देखा जाए तो फिर जो पेन से लिखता था उसका हैंडराइटिंग ठीक नहीं होता था, लेकिन इतना हमारा बोरो का लिखा हुआ, उसका बम्बू का बनाया हुआ पेन से इतना अच्छा और बढ़िया हैंडराइटिंग होता था। आज भी मेरा किसी ने कोई हैंडराइटिंग अगर देख लेंगे तो वाकई में बोला ही आपका बोरो का हैंडराइटिंग कितना बढ़िया और अच्छा है।
तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ते रहे और फिर घर में आकर बताया कि ऐसा ऐसा इंग्लिश पीरियड हुआ और हमको 2 पीरियड के लिए हम लोग को क्लास में नहीं बिठाया गया, बाहर से हम लोग को ये करा। लेकिन किसी टीचर के दिल में ये भावना नहीं है कि चलो भाई एक गरीब का है, ये लड़का है और उसको नहीं किस कारण की वजह से किताबें नहीं दिए हुए हैं, तो किसी को बच्चे को किताब पढ़कर मेरे से पढ़वाना था। लेकिन एक जात पात की वजह से वो किताब भी हमारे हाथ में देना, बच्चे ने बोला कि हमारी किताब नहीं देंगे। तो वो टीचर ने बोला कि नहीं दे दो, बोला कि नहीं हम तो अपने पिताजी को बताएंगे। तो उन्होंने भी जो किताबें हमको पढ़ने के लिए नहीं दी। फिर मैं दूसरे दिन चाचा जी से कहा, पिताजी से कहा कि ऐसे इंग्लिश नहीं होने की वजह से क्लास में नहीं बैठने देते। तो एक पिछले साल के जो पुराने किताबें होते हैं और जो लोग बेचते हैं कि भाई इस साल कल क्लास हो गया तो अगले साल में बेच देते हैं। अब उस बेचने की वजह से उसमें पिताजी उतर गए और जहाँ किताबें मिलते थे सेकंड हैंड किताब उसमें लेकर गए। और फिर चाचा ने उनसे रिक्वेस्ट किया, मेरे ऐसे बच्चों को जो है नहीं पढ़ने देते। तो बोला ठीक है, मेरा 1 हफ्ते का जो पेमेंट हो जाएगा उसके बाद में अब दे देना। वो किताब लेकर आए तो इतना खुश हो गए थे हम लोग, जैसे इतनी खुशी हो गई जैसे हमें बहुत बड़ी कोई चीज़ ऐसी मिली है, ये सोने से भी बलकर ऐसे कीमत वाली चीज़ हमको मिली, ऐसा लगा। साइकिल आ गई थी सर आपके पास उस वक्त? नहीं, उस टाइम में ना हमारा कोई पैर में चप्पल थी, ना कोई हमारे इसमें टोपी थी, ना कोई हमारा रेनकोट था। बरसात में हम लोग गीले होकर जाते थे, गीले होकर आते थे। आधा किताब हमारा गीला हो जाता था, आधा लिखा हुआ हमारा ख़राब हो जाता था। तो इस तरीके से हमारे से कोई संभाला भी नहीं जाता था। और हम लोग अपने जो दिल में आते थे उसी प्रकार जिस तरीके से कोई आइडिया मिल जाए उस तरह हम लोग पढ़ने के लिए वगैरह जाते थे। तो बात क्या हुआ कि तकरीबन फिर बाद में 9 क्लास में गया और 9 क्लास में जाने के बाद में किताबों का बहुत सारा खर्चा था। तब हमारे चाचा ने बोला तो मैं इतना तो नहीं ले सकता भाई, अब क्या करेंगे? तो भाई अपना काम करो। तो फिर हम लोगों ने धूप काले में किसी खेती में जाते थे। वो एक कॉन्ट्रैक्टर होता था, वो कुआं खोदने के लिए था। और कुआं खोदने के लिए हम लोग को स्कूल मार्च में एग्ज़ाम ख़त्म हो जाती थी। अप्रैल, मई और जून ये 3 महीने हम जो है कुआं खोदने के लिए जाते थे। और उस टाइम हमको 1.25 रुपये मिलता था। अगर एक सुरंग लेने के लिए तकरीबन जो है 50 पैसा, उसके बाद में 75 पैसा ऐसा हमको मिल जाते थे। हम लोग 2-4 ही निकल पाते थे। तो उस सबल से हमसे सबल भी नहीं उठाई जाती थी। तो सबल से अब पत्थर को तोड़ना, पाषाण को तोड़ना, और वो तकरीबन जो है 1.5 फीट 2 फीट 1.5 फीट 2 फीट का होल बनाना पड़ता था। उसमें बारूद डाल करके फिर तोड़ा जाता। तो कॉन्ट्रैक्टर बोलता था बस में सुराख बनाकर आप छोड़ दीजिए, आपको इतना पैसा मिलेगा। तो फिर इस तरीके से हम लोग पैसा इकट्ठा करते रहे, हफ्ते में काम करते थे। और घर में हमारे बड़े चाचा के अंडर में पूरा हमारा संसार था, कारोबार था। तो पिताजी के अंडर में या माताजी को हाथ में हम लोग तो पैसा तो देते नहीं थे। तो फिर चाचा ने बोला कि भाई ऐसा ये पैसा आपको स्कूल में किताब खरीदने के लिए या कपड़ा खरीदने के लिए यही काम आएंगे। तो इतना तो भी मैं सारे 6 बच्चे हैं, उसके बाद में एक बहन है, उनको भी मैं इतने ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता, इतना किताबें दे नहीं सकता हूँ। तो अपना काम देख लो, काम करो। तो फिर एक गांव में एक खुनी नाम का एक लड़का था, उसका घर का एक ट्रैक्टर था। वो अकोल गांव में रहने वाला था। और उसने बोला कि ऐसा ऐसा है और मेरे पास ट्रैक्टर है और मैं कॉरपोरेशन के अंदर, ज़्यादा नगर पालिका थी, तो नगर पालिका में ट्रैक्टर मेरा है। तो मैं बोला यार उसमें कोई अगर कचरा वगैरह डालने के लिए मुझे कोई चांस मिलेगा क्या? 10th होने के बाद? हाँ, 10th होने के बाद। तो कौन सी ईयर में हो गए थे सर? मैं 10th हुआ था 65-66 की बात है वो तो। 65? हाँ, 66-65 की बात है वो। क्या परसेंटेज था? तो उस टाइम में तो मैं कभी 60 के नीचे नहीं आया। 60, 58, 52, 53 पहले से मेरी पढ़ाई थी। क्योंकि मुझे याद आता था कि मेरे पिताजी ने जो मेरे को इस तरह पनिशमेंट दिया और पढ़ना मेरे को जरूर है, इसलिए दिल लगा के मन लगा के पढ़ता था। और ऐसा करते हुए उससे मैंने पूछा कि भैया कहीं मजदूरी मिलेगी क्या? तो उसने बोला हाँ मिलेगी, क्यों नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? तो बोला कि एक जो कॉन्ट्रैक्टर है उससे बात कर लो। तो कॉन्ट्रैक्टर से बात किया तो ऐसा कि मैं एक कचरा उठाने के लिए मैं थोड़ा सा काम करता हूँ।
तो फिर उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अब कितना घंटे काम करोगे, तो अब 7 बजे आओगे? तो बोले ज़रूर 7 बजे आऊँगा। तो 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक 3 घंटे में काम चलता। तो उन्होंने बोला अभी आपको 1/3 पेमेंट दी जाएगी और आप 10 बजे, तो 10 बजे में गांव के अंदर के जितने सफाई वाले सफाई कर्मचारी कचरा इकट्ठा करते थे और उसका जो कचरा है उसको मैं अपने नंगे सर से पूरा टोकरी भर करके उसमें ट्रैक्टर के अंदर डालते थे और ट्रैक्टर वाला किसी गांव बाहर के जाते थे। तो इस तरीके से कचरा उठाना, शर्म तो नहीं मुझे आई कि भाई काम करने के लिए शर्म आना नहीं, कभी काम के बीच में कोई शर्म। तो जब जो आदमी कष्ट करता है, मेहनत करता है, या उसके लिए अपने ज़िंदगी का सोच अपने आप मिलना शुरू हो जाता है। तो ऐसा सोच करके मैं 10 साल 10वीं में पढ़ रहा था। 1 साल फिर मैंने पूरा कूड़ा कचरा वगैरह कॉरपोरेशन में मैंने काम किया और धूपकाले में किसी कॉन्ट्रैक्टर से मैं उसकी कुआं खोदने के लिए जाता था। उसके बाद हमारे तरफ कुछ रेल निकलती थी वहाँ से पूना टू शिलापुर, तो उधर जाकर के दोनों साइड में एक खड़िया डालनी थी पत्थर तोड़ने का। तो हम लोगों ने जब 10 क्लास एग्ज़ाम होने के बाद में हम लोग रेल के किनारे साइड में हम बोले पत्थर तोड़ दिए, उसके बाद खड़ी बनाते थे, इकट्ठा डंप करते थे। उस टाइम में ब्रास में मिलता था और वो ब्रास में अगर एक ब्रास अगर किया तो हम लोग को 5 रुपये उस टाइम में मिल जाते थे। तो पत्थर तोड़ते थे। उसमें पर मैं 11 क्लास में एंट्री हो गया। अब 11 क्लास में एंट्री होने के बाद में उसी ज़माने में 11 क्लास को बहुत बड़ा मानते थे, 2nd क्लास और 7 क्लास। क्यों? हमको पढ़ाने वाले भी टीचर होते थे 7 क्लास के थे, लेकिन उन्होंने डीएड किया था, डीएड के होने से वो शिक्षक बने थे। लेकिन अभी जो उसके बाद में 11 क्लास को हम लोग एसएससी बोलते हैं, सेकेंडरी हाई स्कूल, तो वो 11 क्लास मैट्रिक बोला जाता था। 7th को क्या बोलते थे? 7 के लिए क्या मुझे याद नहीं आ रहा उसको, तो 7th को 7th ही कहते थे, लेकिन अभी हाई सेकेंडरी का एग्ज़ाम सिर्फ 11 क्लास में होता। तो 11 क्लास में जब मैंने एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेने के बाद में सोचा कि नहीं अभी तो 11 क्लास है, अरे बोर्ड का एग्ज़ाम है, अभी स्कूल का तो है ही नहीं है, अभी हमको रात और दिन पढ़ाई करना। तो एक उसमें राजवाड़े मैडम थी, तो 11 क्लास में उनका ऐसा पोस्टिंग नया पोस्टिंग हुआ था, पूना से वो शोलापुर आए थे, कुर्डवाड़ी आई थी। तो देखा कि भाई हमारी गरीबी स्थिति, बदन पे कपड़ा नहीं है, उसके बाद में शर्ट फटा हुआ है, सर को तेल नहीं है। तो इस सर को तेल नहीं था, तो उन्होंने बोला कि बेटा सर को ज़रा तेल लगाया करो, साबुन से नहाया करो। तो मैंने बोला कि हम लोग को जब घर में नारियल का तेल ही नहीं है तो हम कहाँ से लगाएंगे। तो उसी समय में हमदर्द से उनको कहा मैडम अभी मैं कैसे आपको बताऊँ, तो बोलो कि बोलो। बोला बेटा क्या है, तो मैंने जो मेरी मम्मी जो माँ जो है वो मीठा तेल चोरी करके एक मटके में रखती थी, उसमें से सर को मैं जो है बाल में तेल लगाता था, मीठा तेल, या फिर उसमें करड़ई का हो चाहे उसका मूंगफली का, वो तेल मैं सर में लगाता था। लेकिन आज मैं उससे मैंने बोला कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि आज उस तेल को हम लोग 8 दिन सर के ऊपर जो है ना तेल निकलना नहीं चाहिए बोल के हम सर के ऊपर से नहीं नहाते थे, वो तेल निकलना नहीं चाहिए। फिर तो हफ्ते में एक ही बार संडे के दिन एक बार से हम लोग से मिट्टी लगा करके हिंगण लगा करके उसको सर धोते थे, सुखाते थे, फिर वही सोमवार के दिन तेल मीठा तेल लगा करके फिर अगले संडे के दौरान 7 दिन के लिए वो बाल के लिए जो है तेल हम लोग लगाते हैं। इस तरह से हम लोग स्कूल में जाते थे। तो उन्होंने बोला अभी ठीक है। तो बोला बेटा आपको अभी तो आप मैट्रिक में हैं और ये एग्ज़ाम है और एसएससी बोर्ड का है, आपको कैसा होगा, आपको ट्यूशन वगैरह तो नहीं। तो एक मेरे कैसे एक दयावान टीचर मिली राजवाड़ा मैडम, तो उन्होंने बेटा तुम ऐसा करो कि मेरे को जो है शाम के समय 6 से 7 बजे आ सकते हो। तो बोला हाँ मैडम ज़रूर आऊँगा। तो मैं 1-1.5 किलोमीटर स्कूल से मैं वापस घर नहीं आता था, स्कूल छूट गया तो सीधा मैडम का इंतज़ार करते धीरे धीरे कदम से उनके मैं जाता था। और मैडम जाते थे वो 6 से लेकर के 7:30 बजे तक हमको इंग्लिश, मैथ, वो हम लोग को साइंस वो पढ़ाती थी। वो बेचारी ने कभी, आज मैं उसको तारीफ़ करता हूँ कि उस टीचर ने हमारे से कभी 1 पैसा नहीं लिया
और एक को कभी तंग नहीं किया और जितना बढ़े, जिससे ये नतीजा हुआ कि मैं एक सेकेंडरी पास किया, हाई स्कूल मैंने पास कर दिया, मैट्रिक के पास एग्ज़ाम किया और मुझे जो है कि 60% मार्क्स मेरे को मिले। अब आगे चल कर के अभी क्या करें? मैडम ने तो मेरे को शाबाशी दिया, बोर्ड हो गया, एग्ज़ाम हो गया, पास हो गया, तो बेटा बोला आगे क्या करना है? तो बोला अभी तक मैंने बोला कि भाई हमारी अभी कंडीशन तो नहीं, वहाँ से तकरीबन 50-100 किलोमीटर एक शोलापुर है, उसके बाद बारसी है, तो वहाँ पर कॉलेज थे। तो हमारे गांव में तो कॉलेज वगैरह कुछ है नहीं था, स्कूलें थे। तो अभी वहाँ पर स्कूल कैसे जाएंगे? अभी ट्रेन से जाएंगे तो ट्रेन के लिए पैसा नहीं है, आना है तो आने के लिए पैसा नहीं है, किसी हॉस्टल में रहेंगे तो हॉस्टल की क्षमता नहीं है, बनना नहीं है, कुछ नहीं। तो अभी क्या करेंगे क्या? तो ऐसे थोड़ा सा रिश्वत क्या चीज़ है यह हमें उस टाइम थोड़ा सा पता लगा था कि भाई हर जगह पे रिश्वत देनी पड़ती है तब जा कर के सर्विस लगती है, या पैसा देना पड़ता है तब जा कर के सर्विस लगती है, अदरवाइज़ नहीं लगती। तो मैंने सोचा कि भाई ऐसा कौन सी जगह है या कौन सा क्या है, तो सोच रहा था यार एक फौजी कैसी है, फौज का जो है एक सिस्टम ऐसा है कि जहाँ पर पैसा नहीं था, उसको चाहिए सिर्फ बॉडी, उसके बाद हाइट, वेट और लड़ने की क्षमता हो और देखिए ताकत हो, इस तरीके से एक बंदा चाहिए। तो वहाँ पर हमारे इस टाइम ज़माने में ऐसा चलता था कि अब आपका